Dear student, myself Ajit Singh, Assistant Professor, Government Adarsh Girls College, Shahpur, Madhya Pradesh, is going to teach you small topics, plasmolysis and imbibition in this video lecture. अभी तक हम डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, डीपीडी, ओपी, टीपी, प्लांट फिजियोलॉजी में ये सारी जो वाटर रिलेशनशिप से जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजी हैं इनको डिस्कस किया। अब हम जो हैं लास्ट में हमारी जो दो छोटी सी कुछ टर्मिनोलॉजी बचती हैं, बड़ी एक इम्पॉर्टेंट ये कंसेप्टिव पार्ट है प्लाज्मोलाइसिस एंड इम्बाइबिशन, इसको हम डिस्कस करते हैं। प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है कि जैसे एक प्लांट सेल है, नाम से ही क्लियर है, प्लाज्मोलाइसिस, प्रोटोप्लाज्म का लाइसिस। तो यहाँ पे किसी भी प्लांट सेल को अगर हम एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालें तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में बाहर कंसंट्रेशन क्या होती है, हाई होती है। तो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन जब हाई है तो इसीलिए हमने उसके लिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन टर्म यूज किए। ये सब सॉल्यूशन में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बाहर कंसंट्रेशन हाई है तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, अंदर कंसंट्रेशन कम है तो वाटर अंदर से बाहर की तरफ मूव करेंगे। जब वाटर मॉलिक्यूल अंदर से बाहर की तरफ मूव करते हैं तो इसको कहते हैं एक्जोऑस्मोसिस। एक्जोऑस्मोसिस होगा, यहाँ पे एक्जोऑस्मोसिस होता है। तो जब एक्जोऑस्मोसिस होगा तो जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें से वाटर कम होने लगेगा। वाटर कम होने लगे तो एक सर्टेन टाइम ऐसा आएगा जब प्रोटोप्लाज्म इस सेल वॉल से डिटैच हो जाएगा, और सबसे पहले वो डिटैच होता है कॉर्नर से। और इस तरीके से जब वो डिटैच हो जाएगा तो आपको इस तरीके से विजुलाइज होगा, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे प्रोटोप्लाज्म जो है वो डिग्रेड हो रहा है, टूट रहा है, लाइसिस हो रहा है। इसीलिए प्लाज्मोलाइसिस जो वर्ड है इसीलिए यहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे जब ये प्रोटोप्लाज्म हट जाएगा कॉर्नर से तो ये स्पेस खाली हो जाएगा बाहर की तरफ। तो देखो ये सेल वॉल है, सेल वॉल तो एक पूरा स्ट्रक्चर होती है, छेद होते हैं इसमें। तो ये जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या करता है, ये आराम से अब ये इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। तो जो भी स्पेस यहाँ क्रिएट हो रहा है प्रोटोप्लाज्म की जगह छोड़ने के कारण, तो उस स्पेस को कौन फिल्ड कर लेता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन फिल्ड कर लेता है। और सेल जो है उसमें आपको यहाँ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दिखेगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि प्लाज्मोलाइसिस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे ये जो अंदर की ब्लैक कलर की ये लाइनिंग है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है। ये जो है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्लैक कलर, ये ग्रीन कलर से है, ये है सेल वॉल। ठीक है। और इनके बीच में ये जो स्पेस है इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में फिल कर लिया है। कौन सा स्पेस, ये वाला स्पेस, इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में फिल कर लिया है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि क्यों फिल कर लिया, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटोप्लाज्म था वो अपनी जगह छोड़ चुका है। उसने क्यों जगह छोड़ी, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म का मेन जो कंपोनेंट होता है वो वाटर होता है, और वाटर जो है वो एक्जोऑस्मोसिस के कारण इस सेल से बाहर जा रहा है। तो इस तरीके से ये जो सेल है उसमें जहाँ जहाँ स्पेस दिखेगा वहाँ वहाँ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इस तरीके से भर जाता है। तो ये घटना हुई क्यों, क्योंकि सेल को हमने किस सॉल्यूशन में रखा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा। कौन सी सेल को रखा, प्लांट सेल को रखा। इसकी जगह अगर एनिमल सेल होती तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती, तो वो वहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस वहाँ पानी से बाहर आता। लेकिन इस तरीके से वो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस यहाँ क्रिएट हो गया है वो इस तरीके की कंडीशन वहाँ डेवलप नहीं होती, और प्लाज्मोलाइसिस वहाँ इस तरीके से डायरेक्ट क्लियर विजुलाइज नहीं होता। तो जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट सेल को रखा तो वहाँ एक्जोऑस्मोसिस हुआ। एक्जोऑस्मोसिस में वाटर जो है वो कम आउट होता है, सेल से बाहर आता है, और एक्जोऑस्मोसिस के कारण जो प्रोटोप्लाज्म है वो सेल वॉल से डिटैच हुआ और वो सिकुड़ने लगा, स्टार्ट श्रिंकिंग, सिकुड़ने लगा। अब जब भी कभी वाटर बाहर आता है तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म से आता है, और साइटोप्लाज्म का जब वाटर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो फिर प्लांट वैक्यूल्स के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसका वाटर बाहर आने लगता है। ये हमेशा याद रखना, ये सीक्वेंस है कि सबसे पहले साइटोप्लाज्म फिर वैक्यूल्स। ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पेस क्रिएट हुआ है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन या प्रोटोप्लाज्म के बीच में, उसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन फिल्ड हो जाता है। कैसे फिल्ड होता है वो मैं डायग्राम से समझा चुका हूँ।
तो प्लाज्मोलाइसिस जो है, इसमें अगर हम ये देखें कि भाई प्लाज्मोलाइसिस में जो टर्गर प्रेशर है, जब मैं टर्गर प्रेशर पढ़ा रहा था प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में, तो ये चीज़ मैंने वहाँ भी डिस्कस की है कि टर्गर प्रेशर जो है उसको नेगेटिव कंसीडर किया जाता है प्लाज्मोलाइसिस के केस में। ऐसा क्यों? जब भी कभी जैसे सेल है, ये एक प्लांट सेल है, अगर मैं एक प्लांट सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल के अंदर एंट्री करा रहा हूँ, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल अगर अंदर जा रहा है प्लांट सेल के, तो अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ने के कारण प्रोटोप्लाज्म जो है सेल वॉल पर बाहर की तरफ प्रेशर लगाता है, और यही प्रेशर टर्गर प्रेशर कहलाता है। तो अगर ये साइटोप्लाज्म के कारण प्रेशर अंदर से बाहर की तरफ लग रहा है, तो इसको हम पॉजिटिव प्रेशर, टर्गर प्रेशर कहते हैं। और अगर ये उल्टा हो जाए कि जो प्रोटोप्लाज्म है उस पर ये बाहर से अंदर की तरफ लगने लगे, तो उसको नेगेटिव टर्गर प्रेशर कहते हैं। और यहाँ पे जब प्लाज्मोलाइसिस होती है, तो प्लाज्मोलाइसिस के केस में प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है वो अब प्रोटोप्लाज्म पे प्रेशर लगा रही है, तो ये नॉर्मल जो टर्गर प्रेशर वाली कंसेप्ट है उसके अपोजिट है, इसीलिए यहाँ पे टर्गर प्रेशर को नेगेटिव काउंट करते हैं। अब सेल जो है उसको हाइपरटोनिक में रखा था, इसीलिए ये सारी कहानी शुरू हुई। लेकिन अगर मैं मीडियम सॉल्यूशन ही बदल दूं, हाइपरटोनिक की जगह सेल को अब मैं कहाँ रख दूं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दूं, तो मैं ये देखूंगा कि प्लाज्मोलाइसिस जो है वो रिवर्स होने लगता है। मतलब अब तक तो पानी बाहर आ रहा था, जैसे ही मैंने उसको हाइपोटोनिक में रखा प्लाज्मोलाइसिस उल्टा होने लगा, उसको डी प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, राइट। तो डी प्लाज्मोलाइसिस जो है, इसमें जो है क्या हुआ, इसमें प्रोटोप्लाज्म जो है उसका वॉल्यूम बढ़ने लगा, क्योंकि अब वाटर जो है अंदर से बाहर नहीं जा रहा, अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पे बाहर से अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है प्लाज्मोलाइसिस में ये पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अगला एक छोटा सा इसमें पार्ट आता है इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन को समझने से पहले आपको ये समझना होगा एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन क्या है। एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन जो है बहुत ही एक सिंपल फिनोमेना है, इसको आप एग्जांपल से समझिए। जैसे यहाँ पे आपके पास एक गिलास वाटर है, ठीक है, ये जो एक गिलास वाटर है इसमें आपने एक चौक डाल दी पानी में, ठीक है, पानी में चौक डाल दी तो चौक क्या होगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। और इस चौक को थोड़ी देर बाद जब आपने निकाला और चाकू से काटा या ब्लेड से काटा, तो आप देखोगे कि चौक के अंदर तक पानी पहुंच चुका है। तो अगर लिक्विड जो है किसी सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है और वो उसकी अंदर सेंटर तक पहुंच रहा है, तो इस तरह की प्रक्रिया को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। लेकिन अगर एक दूसरा केस स्टडी करें, यहाँ पर एक गिलास लिया जिसमें वाटर भरा हुआ है, इस वाटर भरे हुए गिलास में, राइट, इसमें भी वाटर भरा हुआ था, यहाँ पे हमने इस बार चौक नहीं डाली, हमने यहाँ पे एक लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया। तो चौक को जितना टाइम डाला उतना ही टाइम हमने इस लकड़ी के टुकड़े को डाला। जो वुडन पीस है, वुडन पीस को सर्टेन टाइम के बाद हमने निकाला और इसको काट के देखा, तो हमने देखा कि जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो इसकी सेंटर तक नहीं पहुँचे हैं, वो सरफेस पे ही रह गए हैं। तो अगर किसी भी लिक्विड का सरफेस तक ही एब्जॉर्प्शन, मतलब कोई भी सॉलिड सरफेस अगर लिक्विड का जो एब्जॉर्ब कर रहा है, लिक्विड को जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो अंदर तक, सेंटर तक नहीं पहुंच रहा है, लिक्विड सरफेस पे ही अरेंज हो रहा है, तो इस तरीके के मॉलिक्यूलर कंसेप्ट को हम एडजॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन में बिल्कुल लिक्विड बल्क में एब्जॉर्ब होता है, सेंटर तक पहुंचता है, जबकि एडजॉर्प्शन में बल्क में लिक्विड जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता और वो सरफेस पे ही अरेंज हो जाता है। जो एब्जॉर्प्शन है ये एक बल्क फिनोमेना है, क्योंकि यहाँ लिक्विड काफ़ी मात्रा में एब्जॉर्ब हो रहा है, जबकि ये एक सरफेस फिनोमेना है एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे लिक्विड जो है वो सरफेस पे ही पाया जा रहा है। जो एब्जॉर्प्शन है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यहाँ पे एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है, जबकि एडजॉर्प्शन जो है वो एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, यहाँ एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन को हमने यहाँ पर समझा। अब हमने इनको क्यों अभी आपके साथ डिस्कस किया,
क्योंकि आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं इम्बाइबिशन, वो आपको तभी क्लियर हो सकता है। तो जो इम्बाइबिशन है, इम्बाइबिशन कहते हैं किसी चीज़ में घुले बिना उसको अपने अंदर डिजॉल्व कर लेना। बड़ी सिंपल अगर हिंदी में हम इम्बाइबिशन को समझें तो इम्बाइबिशन की सिंपल डेफिनेशन यही हो सकती है कि बिना घुले उसको खुद में घोल लिया जाए। अब इसको डिफाइन कैसे करें? तो एडजॉर्प्शन ऑफ लिक्विड बाय एनी सॉलिड सरफेस इज नॉन एज इम्बाइबिशन। कि कोई भी लिक्विड का एडजॉर्प्शन मतलब किसी भी लिक्विड को अपनी सरफेस पे अरेंज कर लेना किसी भी सॉलिड सरफेस के द्वारा, और वो सॉलिड सरफेस कैसी होनी चाहिए? हाइड्रोफिलिक होनी चाहिए, वाटर के साथ उसकी एफिनिटी होनी चाहिए अगर ये लिक्विड यहाँ पे क्या है? वाटर है तो। और मोस्टली जब भी हम लिविंग सिस्टम में इम्बाइबिशन को पढ़ते हैं तो लिक्विड की जगह में वाटर ही यूज करना होगा, क्योंकि लिविंग सिस्टम में मोस्टली जो लिक्विड है जो एब्जॉर्ब हो रहा है या एक्सचेंज हो रहा है वो वाटर है। तो एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय एनी सॉलिड सरफेस मतलब किसी भी सरफेस के द्वारा वाटर को अपनी सरफेस पे अरेंज कर लिया जाए तो उसको इम्बाइबिशन कहते हैं। तो मतलब लकड़ी जो है वो अगर वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है तो वो वाटर को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर रही है और लकड़ी पानी में घुल नहीं रही है, जबकि उसको एब्जॉर्ब कर रही है। तो किसी भी सॉलिड सरफेस के द्वारा किसी लिक्विड को अपनी सरफेस पे अरेंज कर लेना वही क्या कहलाता है? इम्बाइबिशन। अब हर नेचर का कंपाउंड जो है सेम इंटेंसिटी शो नहीं करता इम्बाइबिशन की। जैसे अगर हम केमिकल नेचर के हिसाब से देखें तो जो एगार है, एगार रेड एल्गी से हमें मिलता है, राइट। ये हाइड्रोकोलॉइड्स होते हैं। हाइड्रोकोलॉइड्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब करके रखते हैं। तो एगार जो है वो एक रेड एल्गी से मिलने वाला हाइड्रोकोलॉइड्स है, ये हम एल्गी में पढ़ेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। इसके बाद पैक्टिन, उसके बाद प्रोटीन, फिर स्टार्च एंड देन सेल्यूलोज। इसका मतलब सेल्यूलोज नेचर जो है इसमें सबसे कम इम्बाइबिशन प्रॉपर्टी पाई जाती है, क्योंकि एगार जो होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता या इम्बाइबिशन की क्षमता पाई जाती है। अब इम्बाइबिशन की जो हमने पावर जो सीक्वेंस बताया है इसका फ़ायदा क्या है? देखिए आपके पास मान लो एक सीड है, एक सीड मान लो एगार का बना हुआ है जिसको मैंने 1 नाम दे दिया। दूसरा सीड प्रोटीन का बना हुआ है जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, और तीसरा सीड जो है वो मान लो स्टार्च का बना हुआ है। अब मैंने तीनों सीड्स को खेत में सेम टाइम पे बोया और मैं ये जानना और सेम अमाउंट ऑफ वाटर, सारी कंडीशन सेम थी। अब मैं ये पूछूंगा कि कौन सा सीड जल्दी जर्मिनेट होगा। तो ज़्यादा जल्दी वाटर एब्जॉर्ब कौन करेगा? एगार ज़्यादा जल्दी वाटर एब्जॉर्ब करेगा, तो यहाँ पे सीड जल्दी जो है जर्मिनेट होगा, क्योंकि जर्मिनेशन के लिए वाटर पहली ज़रूरत होती है। और सीड के बाहर एक हार्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको सीड कोट कहते हैं। जब सीड वाटर एब्जॉर्ब करता है तो वाटर एब्जॉर्ब करने के कारण अंदर के साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ता है, और वो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ने के कारण और सेल वॉल के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाने के कारण इम्बाइबिशन की प्रक्रिया वहाँ होती है, वाटर कंटेंट अंदर बढ़ता है और सीड को टूट जाता है। तो जब तक वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा सीड जर्मिनेट नहीं होगा। तो इसका मतलब सबसे जल्दी जितना ज़्यादा जल्दी वाटर एब्जॉर्ब होगा उतना ही जल्दी सीड जर्मिनेट होगा। तो यहाँ सीड जर्मिनेशन का जो सीक्वेंस है वो क्या आएगा? 1 2 3। इसका मतलब सबसे जल्दी सीड कौन सा जर्मिनेट होगा? जो एगार का बना हुआ है। दूसरे नंबर पर जो प्रोटीन वाला सीड होगा वो जर्मिनेट होगा, और सबसे लेट जो जर्मिनेट होगा वो जर्मिनेट होगा स्टार्च वाला। तो कहने का मतलब है कि सीड जर्मिनेशन के बेस पे कई बार इम्बाइबिशन पावर का यूज करते हुए क्वेश्चंस आ जाता है। अब इम्बाइबिशन प्रक्रिया को अगर थोड़ा सा हम देखें तो यहाँ पे एक सॉलिड सरफेस होती है और एक लिक्विड होता है। सॉलिड सरफेस जो होती है जो लिक्विड को अपनी चारों तरफ अरेंज कर रहा है उसको इम्बाइबेंट कहते हैं। वो लिक्विड जो सॉलिड सरफेस के द्वारा अरेंज किया जा रहा है उसको इम्बाइबेट कहते हैं। इम्बाइबेंट और इम्बाइबेट दोनों मिल जाते हैं तब इम्बाइबिशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, और इस प्रक्रिया के कंप्लीशन के बाद ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं ये सॉलिड सरफेस की सरफेस मतलब सॉलिड जो मटेरियल है इसकी सरफेस पे अरेंज हो जाते हैं। अब इम्बाइबिशन की प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि कोई भी सॉलिड मटेरियल परफॉर्म कर देगा। कुछ कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस अगर वहाँ होंगी तो इम्बाइबिशन होगा, अदरवाइज वहाँ इम्बाइबिशन नहीं होगा। तो इम्बाइबिशन के लिए कौन कौन सी कंडीशन है? पहली तो ये
इम्बाइबेंट और इम्बाइबेट मतलब सॉलिड सरफेस और लिक्विड, इनके बीच में एफिनिटी होनी चाहिए। अगर दोनों के बीच में एफिनिटी ही नहीं है तो ये इम्बाइबिशन नहीं होगा। पहली चीज़ तो ये, ठीक है। दूसरा, जो इम्बाइबेंट है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होना चाहिए। अगर हम लिविंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो जो इम्बाइबेंट है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होना चाहिए, क्योंकि लिविंग सिस्टम में लिक्विड जो एब्जॉर्ब किया जा रहा है वो मोस्टली वाटर ही होता है। तीसरा, दोनों के बीच में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट शुड प्रेजेंट, प्लस बी मतलब प्रेजेंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? देखिए, बाहर की तरफ वाटर ज़्यादा है, लकड़ी के अंदर वाटर कम होना चाहिए, तभी तो लकड़ी उसको एब्जॉर्ब करेगी। अगर उस लकड़ी के अंदर भी वाटर उतना ही है जितना बाहर है तो वो लकड़ी उसको एब्जॉर्ब क्यों करेगी? कहने का मतलब है कि जिस लिक्विड को एब्जॉर्ब किया जा रहा है उसकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस होना चाहिए, और कंसंट्रेशन में डिफरेंस को हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। इसका मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। इम्बाइबिशन जो है, जब ये प्रक्रिया होती है तो इम्बाइबिशन की प्रक्रिया में बहुत एक हाई वैल्यू का एक प्रेशर डेवलप होता है जिसको हम इम्बाइबिशन प्रेशर कहते हैं। शॉर्ट में इसको आईपी कहा जाता है। पुराने टाइम में इम्बाइबिशन जो प्रेशर है इसका यूज रॉक्स को तोड़ने में किया जाता था। जैसे कोई जो बड़ी मजबूत रॉक्स होती थी उनके बीच में लकड़ी फंसा दी जाती थी। जैसे ये दो रॉक्स हैं, इनको तोड़ना है तो उनके बीच में लकड़ी फंसा दी और इस लकड़ी पर पानी डालते रहते थे, तो पानी पड़ने से लकड़ी का एक्सपेंशन होता था और वो इन चट्टानों को तोड़ देती थी। तो वहाँ पर जो प्रेशर डेवलप होता था वो इम्बाइबिशन प्रेशर था। जिस इम्बाइबिशन के कारण वहाँ की जो लकड़ी थी वो वाटर को एब्जॉर्ब करती थी और एब्जॉर्ब करने के कारण एक ह्यूज प्रेशर उस मटेरियल में डेवलप होता था, उस प्रक्रिया में डेवलप होता था, जिससे वो रॉक्स टूट जाती थी। इसके अलावा जो इम्बाइबिशन है वो सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। किस तरीके से करता है वो मैंने जब इम्बाइबिशन पावर डिस्कस कर रहा था वहाँ पे बताया। तो इम्बाइबिशन पावर जो है वो हमें ये बताती है कि कौन सा मटेरियल कितनी जल्दी वाटर एब्जॉर्ब करेगा, और जो जितनी जल्दी वाटर एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही जल्दी सीड जर्मिनेट होगा। उसके अलावा जब प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करता है तो प्लांट की जैसे जड़ें होती हैं, ये प्लांट है, प्लांट की जैसे जड़ें हैं, तो जड़ों से रूट हेयर निकले होते हैं और रूट हेयर को थोड़ा सा मैं अगर जूम करके देखूं तो इस तरीके से स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो रूट हेयर में सबसे बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर होगी वो सेल वॉल होती है। तो इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल सबसे पहले रूट हेयर से एनकाउंटर होगा। रूट हेयर में भी वो सेल वॉल से सबसे पहले एनकाउंटर होता है और सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। इसका मतलब वहाँ पर सेल्यूलोज का बना होने के कारण सेल वॉल थोड़ा सा वाटर को इम्बाइबिशन के थ्रू अंदर एब्जॉर्ब करती है। तो वाटर एब्जॉर्प्शन का जो इनिशियल प्रोसेस है वहाँ पे भी इम्बाइबिशन रोल प्ले करता है। अब इम्बाइबिशन को अगर हम देखें कि भाई कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, तो एफिनिटी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, राइट, हाइड्रोफिलिक नेचर का होना, ये तो हम तीन चीज़ें डिस्कस कर ही चुके हैं। इसके अलावा टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर बढ़ाएं तो इम्बाइबिशन बढ़ता है। प्रेशर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इम्बाइबिशन जो है प्रेशर बढ़ाने पर भी इम्बाइबिशन बढ़ता है। तो ये यहाँ तक हमने प्लाज्मोलाइसिस और इम्बाइबिशन को देखा। एक लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक बनता है वाटर मूवमेंट। वाटर मूवमेंट में क्या होता है कि वो यहाँ पे दो कंडीशन है, जैसे ए साइड और बी साइड। जो ए साइड है इधर वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है, बी साइड की तरफ वाटर मॉलिक्यूल कम है। तो जो ए साइड है इधर से बी साइड की तरफ वाटर मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, H2O मूव। अब ये मूव किस किस कंडीशन में करेंगे, मतलब ए साइड की तरफ क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं जिसके कारण वो बी की तरफ वाटर को मूव कराएंगे। तो अगर हम डिफ्यूजन प्रेशर, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो अगर हम डिफ्यूजन प्रेशर के कंटेक्स्ट में देखें तो अगर ए की तरफ हाई डिफ्यूजन प्रेशर है और बी की तरफ लो डिफ्यूजन प्रेशर है तो वाटर ए से बी की तरफ मूव करेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो वाटर हमेशा लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ मूव करता है। डीपीडी के कंटेक्स्ट में देखें तो लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ मूव करता है। वाटर पोटेंशियल के कंटेक्स्ट में देखें तो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। अगर हम टर्गर प्रेशर के कंटेक्स्ट में देखें तो हाई टर्गर प्रेशर से लो टर्गर प्रेशर की तरफ वाटर मूव करेगा। अगर हम सॉल्यूशन के नेचर पर डिपेंड करें तो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है। और अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे देखें तो लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ वाटर मूव
करते हैं। तो कहने का मतलब है कि कई बार वो आपको इस तरीके से कुछ पॉइंट कंडीशंस दे देगा और उन कंडीशंस के बेस पे आपको ये डिफ़ाइन करना है कि वाटर जो है उसका मूवमेंट डायरेक्शन किधर से किधर की तरफ होगा। तो यहाँ तक हमने जो है आपके साथ डिफरेंट डिफरेंट वाटर रिलेशनशिप की जो चीज़ें थी वो डिस्कस की और किस तरीके से वो वाटर मूवमेंट को रेगुलेट करती हैं, किस तरीके से कंसेप्टिव पार्ट वहाँ इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है, ये सारा हमने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत जो हमने अभी 3 वीडियो लेक्चर्स में वाटर रिलेशनशिप को डिस्कस किया है, आपको सारी चीज़ें यहाँ से समझ में आई होंगी। थैंक